Hello bachcho. So in a previous video I discussed the CBSE sample paper issued by the CBSE 2023 and 24 और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 24 वहाँ डिस्कस किए। मैं सारे क्वेश्चन भी वहाँ डिस्कस कर सकती थी पर थोड़ी वीडियो लंबी हो जानी थी, तो 1 marks 2 marks सेक्शन A सेक्शन B और half of the section C I discussed in a previous video. In this video I am going to discuss remaining question. The question, this is a section C, question number 25. पैटर्न आप लोग को मालूम ही है, 5 सेक्शन है, सेक्शन A, B, C, D and E. सेक्शन नंबर A में, सेक्शन A में 16 MCQs है, सेक्शन B 2 मार्क्स क्वेश्चन है, सेक्शन C 3 मार्क्स, सेक्शन D 4 मार्क्स एंड सेक्शन E 5 मार्क्स। तो बड़े क्वेश्चन में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। नोटबुक पेन लेंगे और साथ में मिलकर करेंगे क्वेश्चंस ताकि हमें अच्छे से क्लियरिटी हो। सो यस, टेक योर नोटबुक और पेन। द क्वेश्चन इज 25th इज अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस 4 ohm इज बेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। एक वायर है, उसको स्क्वायर के शेप में बेंड कर दिया है, ए बी सी डी, और वायर की जो रेजिस्टेंस थी दैट इज अ 4 ohm। और बोलते हैं आप जब ऐसे बैंड कर दिया तो हर पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी 1 ohm और 1 ohm। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, ये पॉइंट ए इज कनेक्ट टू द पॉइंट पी ऑन डीसी। ए पॉइंट हमारा यहाँ को एक और पॉइंट है पी, उससे कनेक्ट हो गया डीसी पे। व द वायर ए पी जिसका रेजिस्टेंस भी 1 ohm है, इसका रेजिस्टेंस भी क्या है 1 ohm। अब आगे क्या बोलते हैं, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड सी। यदि हमने पोटेंशियल किसके बीच अप्लाई कर दिया, ए और सी, समझाने के लिए। द पॉइंट बी एंड पी आर सीन टू बी एट द सेम पोटेंशियल। जो पॉइंट बी था और जो पॉइंट पी था वो दोनों हमारे सेम पोटेंशियल पे हैं। What is the resistance of the part DP? इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? मुझे DC का रेजिस्टेंस तो पता है कितना है 1। लेट DP का रेजिस्टेंस कितना है हमारा X, और इसका कितना है बेटे मेरा 1 माइनस X। लेट DP हैज रेजिस्टेंस X। इसी X की वैल्यू निकालनी है। अब जहां से बैटरी लगी है हम क्या मानेंगे, लेट करंट यहाँ फ्लो किया। अब करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ और यहाँ। अब इस सर्किट को हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में बना लेते हैं ज़रा। तो कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस के फॉर्म में, ये आ जाएगा मेरा 1 ohm, ये भी आ गया 1 ohm, और यहाँ पर कितना है हमारा 1 ohm, ये भी कितना आ गया 1 ohm, और यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया हमारा X, और यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया मेरा 1 माइनस X। ए पॉइंट ए पॉइंट बी, ए पॉइंट सी, ए पॉइंट डी और ए पॉइंट पी। अब यहाँ पर हमने बैटरी किसके बीच लगाई थी, ए और सी के बीच। इसका मतलब करंट कहाँ से जाएगा, ए से। अब करंट के पास कितने रास्ते, ये रास्ते। तो यहाँ तो करंट यहाँ गया, हमें सबसे आसान तरीका पहले ये नज़र आ रहा है कि ये वाला और ये वाला दोनों किस पर नज़र आ रहा है, सीरीज। करंट क्या है, सेम। तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, क्या लिखेंगे बच्चे 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स। तो अब ये जो डायग्राम बन गया सर्किट, यहाँ बन गया मेरा ये 1 प्लस एक्स रेजिस्टेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये पॉइंट ए है, नेक्स्ट ये वाला पॉइंट हमारा P है, और ये रेजिस्टेंस हमारा 1 माइनस एक्स ही रहा, और यहाँ पर हमारा 1 ohm है, और ये भी हमारा 1 ohm है। वैसे तो आप बोलेंगे कि मैडम ये दोनों भी सीरीज में है, बट यहाँ पर मैं एक बात और दे दी है, V और P का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो हम इसे ब्रिज कंसेप्ट भी लगाने की कोशिश करेंगे, पोटेंशियल सेम है। ये दोनों किस पर नजर आ गए हमें, पैरेलल। तो सर्किट क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है हमारा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो कौन कौन सा रेजिस्टेंस आ गया, 1 ohm था,
1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1, यस, और ये कितना आ जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स प्लस 1, कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स, ये आ गया हमारा आरपी। 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स। अब सर्किट को और देखते हैं सर्किट कैसा बन गया। तो सर्किट बना, मैं थोड़े से पॉइंट चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पर मैंने पॉइंट कर दिया 1 ओम, डायग्राम का शेप बदल रही हूँ बस, इसको ये लिखा, इसको मैंने बी कर दिया। बी से हम सी पे आ गए और रेजिस्टेंस था हमारा 1 ओम ही था, और ये क्या था सी। अब ए और पी के बीच जो रेजिस्टेंस बन गया वो बन गया मेरा आरपी। तो ए और पी के बीच जो रेजिस्टेंस बन गया उसको मैंने आरपी नाम दे दिया, और पी और सी के बीच जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस बन गया हमारा 1 माइनस एक्स। बदला कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ मैंने सर्किट को थोड़ा सा घुमा दिया, ए पॉइंट थोड़ा धर ले आई। अब मुझे सर्किट देखने में ऐसा लग रहा है कि ब्रिज जैसे लग रहा है, बट ब्रिज में भी हम क्या करते थे, ए और सी के बीच बैटरी लगाते थे, यहाँ रेजिस्टेंस लगाते थे। इन्होंने क्या बोल दिया है कि बी पॉइंट और पी पॉइंट पोटेंशियल क्या है, सेम। पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, एक चीज़। तो ये करंट और ये करंट दोनों क्या है, सेम। और दूसरा, पोटेंशियल कब सेम होगा, जब इसको मान लो P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, इसको R बोल दिया, इसको S। जब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तभी पोटेंशियल बराबर होगा। तो बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, A की वैल्यू क्या है, अननोन। देखो क्या हो जाएगा, P कितना 1, Q कितना 1, P Q R S। R P की वैल्यू कितनी है हमारी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, और S की वैल्यू कितनी है हमारी 1 माइनस एक्स। अब दोनों क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कितना आ जाएगा हमारा 2 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। करते हैं बेटे, 2 आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर x और x तो हमारा कट जाएगा, और देखते हैं यहाँ पर टर्म को यहाँ ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और उसको इधर कर दो 2 माइनस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला कितना था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करनी है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, b की जगह -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4, 1 है 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 प्लस 4 कितना का 8, अंडरूट के बाहर क्या निकल आएगा हमारा, थोड़ा सा स्पेस कम है, सपोज टू बी आई शुडंट डू अपर, ऊपर नहीं करना चाहिए, पर स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ। तो जो x की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा हमारा -2 प्लस माइनस 8, 8 को क्या लोगे 2 अंडरूट 2 अपॉन 2, 2 को हमारा आ जाएगा, तो जो x की वैल्यू है वो क्या जाएगी -1 प्लस अंडरूट 2, और अंडरूट 2 1.4 मतलब 0.4 ओम, कितना आ जाएगा -1 1.4 दैट इज अ 0.4 ओम। आपने कॉपी में नीचे ही करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते थे यदि आपको ये आता है तो, पर मैंने इसलिए लिख दिया, कई बार बच्चे को स्लिप हो जाता है माइंड से, तो आपने लिख लिया फॉर्मूला। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा अच्छे से।
So now I am switch over to the next question. The next question is theoretical questions है, बस थोड़ा सा डायग्राम मैंने ऐसे करके बना दिया है, ठीक है, बहुत theoretical question है. The next question is 26 theoretical questions है, पढ़ते हैं एक बार. Given figure shows long straight wire of circular cross section radius A and A carrying a steady current I flow कर रहा है. The current I is uniformly distributed across this cross section. Current uniformly distributed है. Calculate magnetic field in the region. एक रीजन करना है when R is less than A. मतलब पॉइंट हमारा यहाँ कहीं लाई करता है, ये पॉइंट. दूसरा पॉइंट दे दिया है and R is greater than A. जब पॉइंट कहीं हमारा बाहर लाई करता है. तो हमने बस ये चीज़ समझनी है कि हम करेंगे कैसे इसको. तो इसमें जब हमें शॉर्टकट तरीका हमारा जो है, हम इसमें एम्पियर लॉ लगाएंगे. तो एम्पियर लॉ क्या था हमारा, हम बोला करते थे एम्पियर सर्किट लॉ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. फर्स्ट केस में ये ले लेती हूँ R इज ग्रेटर देन A. तो R इज ग्रेटर देन A मतलब जो पॉइंट है वो वायर के आउटसाइड है. तो पॉइंट P वायर के आउटसाइड है. फिर क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ एम्पियर लूप फ्रॉम अ पॉइंट P. इस पॉइंट से एम्पियर लूप ड्रॉ करेंगे. अब यहाँ पर कितना करेंगे हम लोग, B डॉट DL cos थीटा म्यू नॉट आई. अब यहाँ पर जब हम करंट की डायरेक्शन से टेंजेंट, तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा 0. तो आ जाएगा B और DL म्यू नॉट आई. अब DL इसकी पूरी क्लोज लूप. तो क्लोज लूप इस पूरे पाथ की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस. मतलब B इंटू 2πr म्यू नॉट आई. तो B आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr. ये जस्ट लाइक स्ट्रेट वायर में जैसा फील्ड निकलता था वैसे हमारा फील्ड निकल गया. एक पार्ट तो क्लियर हो गया. और चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो B कितना बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π2i अपॉन r. ये बन गया हमारा B. नेक्स्ट ये पार्ट था हमारा R इज ग्रेटर देन A. नेक्स्ट यदि R इज लेस देन A है, इसका मतलब हो गया कि पॉइंट P हमारा इनसाइड है. बट इसमें एक चीज़ दे दी है बस हमें. यदि हमें कैसे दिया होता क्वेश्चन में कि करंट हमारे एक्सिस पे जा रहा है, तो हमने क्या करना था कि करंट हमारा यहाँ था और हमने बोल दिया था इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता था, या फिर जो वायर था मान लेते हैं उसको हम जस्ट लाइक हॉलो सिलेंडर मान लें, है ना, हॉलो सिलेंडर मान लें. तो इनसाइड B क्या होता था 0. बट इस केस में दिया है जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. हमें ये पता करना है कि इतने पोर्शन में कितना की करंट होगा. तो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल वही लग जाएगा, B DL और या म्यू नॉट की जगह आ जाएगा, I की जगह आ जाएगा I डैश. I डैश पूरा करंट नहीं आएगा, I डैश वो करंट आया जो इतने पोर्शन में जा रहा है. तो इसका मतलब ये एंगल तो पहले मैंने 0 बता दिया. तो B और ये कितना आ जाएगा DL. अब म्यू नॉट और I. अब सिलेंडर है तो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर यूनिट एरिया. तो जो I डैश निकालोगे वो क्या निकालोगे, करंट पर यूनिट एरिया. रेडियस कितनी थी R और छोटे से में हमारा एरिया पाई R स्क्वायर. करंट पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई एरिया. तो ये हमारा कैंसल आ गया. अब I डैश कितना आ जाएगा I अपॉन A स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा R स्क्वायर. और B आ जाएगा हमारा B इंटू 2πr
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक आर हमारा कैंसल आ गया, तो बी जो बना हमारा वो बना हमारा म्यू नॉट, ये 2 पाई इधर आ जाएगा, आई आर अपॉन ए स्क्वायर। यदि हमसे ग्राफ भी बनवाने दिया होता हमें, बस इतना आंसर सफिशिएंट है। तो ग्राफ कैसे बनता, जो फील्ड था है ना, यदि मैं यहाँ ग्राफ बनाऊं, ये कितना है बेटे हमारा, ये कितना है हमारा आर, तो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये ग्राफ बनना था, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड ये हो जाना था रेसिप्रोकल, और आउटसाइड बी इज रेसिप्रोकल ऑफ आर, ये ग्राफ बन जाना था। क्लियर? थ्योरेटिकली क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं मुश्किल था। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन 27, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच, ये ईएम वेव का क्वेश्चन है। आपको स्पेक्ट्रम पता होगा, जी, एक्स, यू, वी, आई, एम एंड आर। जी गैमा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। अब प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट हीट रेडिएशन भी बोल देते हैं, और उसका नाम होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। इट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। आजकल जनरल अवेयरनेस में भी हम बोलते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, है ना, तो कौन सी रेज हमारी ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता था, अल्ट्रावायलेट। तो ये कौन सा आ जाएगा हमारा, अल्ट्रावायलेट इज यूज्ड टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्स रेज भी कर लेती है, गैमा रेज, एक्स रेज लिखते हैं ना। राइट एनी वन मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव रेडिएशन। एक था फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक था बाय एक्सलेटिंग चार्ज पार्टिकल, तब भी हमारी ईएम वेव प्रोड्यूस होती थी। सबसे पहले ईएम वेव किसने डिस्कवर की थी, मैक्सवेल ने प्रोडक्ट की, और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था, हर्ट्ज ने। 28 डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करना है और एसआई यूनिट। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे डिफाइन करोगे आप, कि व्हेन एनी कॉइल, व्हेन अ कॉइल ए carries a current, so due to change in a magnetic field, flux link with the coil 2 is also changed, that is a mutual inductance। mutual word का ही मतलब है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी। ऐसा यूनिट है हेनरी, किससे डिनोट करोगे, एच से। नेक्स्ट बी पार्ट, टू सर्कल लूप, one of a smaller radius r and other of larger radius r, such that capital R is very very large to small r, are placed coaxially with center coinciding, obtain the mutual inductance of the arrangement। क्या क्वेश्चन है बेटे हमारे, दो सर्कल लूप हैं, एक की रेडियस हमारी स्मॉल r है और एक की रेडियस हमारी कैपिटल R है, ये कैपिटल R है। कैपिटल R इज वेरी वेरी लार्ज टू स्मॉल r। अब हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, और यहाँ साथ में एक लाइन और दे दी है। लेट्स सपोज करते हैं बेटे हम कि ये जो हमारी आउटर रेडियस है, ये कितना करंट कैरी कर रहा है, IP या I करंट बोल देते हैं। द बी पार्ट, टू सर्कुलर लूप, वन ऑफ स्मॉल रेडियस r and other is a large radius capital R, such that capital R is very very large to small r, are placed coaxially with center coinciding। ठीक है, मैंने coaxially कर दिया, center coinciding, obtain the mutual inductance of the arrangement। देखते बेटे, पहले mutual inductance का कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लिया यहाँ पर जो बड़ी रेडियस है उसमें करंट कितना जा रहा है, I। तो इस करंट की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा।
इसको चाहे तो हम प्राइमरी बोल दो, इसको चाहे तो आप सेकेंडरी बोल दो, PS नाम, या 1 ले लो 2 ले लो, ठीक है। तो अब इसमें जो करंट फ्लो किया उसमें से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सेंटर में कॉइल के, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन रेडियस कौन सी आएगी, कैपिटल R, यहाँ क्या आता था 2 पाई। ये था व्हेन एनी कॉइल कैरिंग द करंट टू सेंटर मैग्नेटिक फील्ड, पाई और 2 कैंसिल आ गया, B डायरेक्टली लिख लेंगे आप म्यू नॉट I अपॉन 2R। अब जब ये फील्ड आ गया तो अब हमने ये मान लिया कि जो रेडियस R है दैट इज अ वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू R। तो इस पूरे रेडियस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गया, अब हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स कितनी आ जाती थी हमारी, फ्लक्स इज इक्वल टू होता था हमारा B इंटू एरिया। तो स्मॉलर रूप से फ्लक्स कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R, और एरिया किसका, स्मॉलर वन का, पाई R स्क्वायर। तो ये फ्लक्स हो गई हमारी, इसको मैंने S नाम दे दिया सेकेंडरी करके, ये फ्लक्स आ गई। अब फ्लक्स तो निकल गई, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लिखते थे फाई इज इक्वल टू MI। अब ये क्या हुआ बेटे, फाई यदि फ्लक्स हमारी सेकेंडरी से है तो करंट हमारा प्राइमरी में है, यदि फ्लक्स हमारी प्राइमरी में है तो करंट हमारा सेकेंडरी में है। मतलब मुझे M निकालने के लिए, M के लिए हमें चाहिए फाई S अपॉन IP। देखो बेटा फाई कितना निकाला, फाई S अभी निकाला आपने, म्यू नॉट I पाई स्मॉल R स्क्वायर, यहाँ 2R, और I की जगह कितना आ जाएगा बेटा हमारा I, तो I ये कैंसल आ गया। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया दैट इज अ म्यू नॉट पाई R स्क्वायर अपॉन 2R, दैट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर, नाउ आई एम कमिंग टू द, और भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और पार्ट क्या है बेटे हमारा, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग, और पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल current carrying conductor are kept at a distance apart in air. The direction of the current in both the conductor is same. Find the magnitude of the force per unit length and direction of the force between them. हमें क्या निकालना है यदि मान लेते हैं हम कि दो कंडक्टर हैं और करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और ए इनके बीच का डिस्टेंस है, ए इनके बीच का डिस्टेंस है, A is a separation between two conductor। अब करंट कितना हमारा I, और हमने I ले लिया। अब हमने इनके बीच में फोर्स पूछा है, सिंपल आर्टिकल है, आप लोग रिजल्ट याद हो तो F इज इक्वल टू क्या निकालते थे आप लोग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, इनके बीच का सेपरेशन था। इन्होंने सेपरेशन A दे दिया है, एक का करंट I1 ले लेंगे, एक का क्या ले लेंगे I2। ये हमने रिजल्ट निकालना है, आपने थ्योरी में भी आर्टिकल किया होगा। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या था, हम क्या करते थे, सबसे पहले हम बोलते थे एक कंडक्टर है और उससे ए डिस्टेंस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1 carries the current I1। बोलो कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, और डिस्टेंस हमारा A दे दिया है, और इंटू 2 लिखा करते थे हम क्योंकि हमने इन्फानाइट वायर ले लिया। ये तो B आ गया हमारा। अब जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ गया और इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि हमको एक और करंट कैरिंग कंडक्टर लेके आते हैं तो उसमें ये फील्ड क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब फोर्स कितना फॉर्मूला होता था हमारा F का, I L क्रॉस B, और ये हम लोग करते थे F। तो F इज इक्वल टू कर देंगे ILB साइन थीटा। अरेंजमेंट हमने ऐसे किया है
कि इनके बीच का एंगल 90 है, तो ये 90 आ गया, तो F/L, और जो हम कंडक्टर लेके आए थे उसमें करंट कितना था I2, और ये आ जाएगा फील्ड आ जाएगा B1। अब हम क्या करेंगे, B1 की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो जो फोर्स आया हमारा, फोर्स पर मीटर लेंथ आया I2 आ गया मेरा, और B की वैल्यू μ0/4 पाई I अपॉन A I1 इंटू कितना आ जाएगा 2। तो हमने क्या कर दिया इसको, μ0/4 पाई 2 I1 I2 R की जगह A आ जाएगा, यही हमें रिजल्ट चाहिए था। अब इसको और भी कैसे कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे, मैंने बोला एक I2 कंडक्टर था, ए डिस्टेंस से क्या निकालेंगे फील्ड, और फिर इसमें एक कंडक्टर और ले आए तो ये क्या लग जाएगा फोर्स। अब दोनों में डायरेक्शन ऑफ सेम है, तो जो फोर्स होगा ये फोर्स हमारा लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चाहे तो हम फोर्स की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं अपने लॉ से। यहाँ तक क्लियर हो गया। I am switch over to the next question. Next, I am switch over to the section D. So now the next question is read the following paragraph and answer the questions. पहले पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। Semiconductor diode is a basically PN junction with metallic contact provided at the ends of the application of an external voltage. It is a two-terminal device. When external voltage is applied across the semiconductor diode such that P side is connected to the positive terminal of the battery and N side to the negative terminal, it is said to be forward biased. When external voltage is applied across the diode in such a way that N is a positive and P is a negative, it is said to be reverse bias. An ideal diode is one whose resistance and forward bias is 0, forward bias is 0, and resistance is infinite and reverse biased. When the diode is forward biased, it is found that beyond forward voltage called knee voltage, conductivity is very high. When the biasing voltage is more than the knee voltage, the potential barrier is overcome and the current increase rapidly with increase in the forward voltage. When the diode is reverse biased, the reverse bias voltage produce very small current about few microampere which almost remain constant with the bias. The small current is reverse saturation current. आपको पीएन जंक्शन के बारे में बता दिए, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, कोई नया नहीं है। Now I am coming to the questions. So question number 29. In the given figure, diode D is connected to the external resistance 100 ohm and EMF of 3.5 volt. The barrier potential developed across the diode is 0.5. इसके अक्रॉस जो बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है दैट इज 0.5, मतलब 0.5 यहाँ पर ड्रॉप हो गया। द करंट इन द सर्किट विल बी, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द बैरियर, तो हमने क्या करना था, V इज इक्वल टू आई आर। अब I की जगह होना था हमारा V अपॉन R। अब V कितना वोल्टेज अप्लाई किया हमने 3.5, पर यहाँ कितना ड्रॉप हो गया 0.5 बैरियर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पर 3.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 3 अपॉन 100। अब आंसर मिली में दिया है, मतलब मैं 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड, 3 की पावर बन गई, ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 30 इंटू 10⁻³ 10⁻³ मतलब 30 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं पैराग्राफ का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द पीएन डायोड इज इन रिवर्स बायस। इन्होंने बोल दिया कि यदि एक डायोड है हमारा, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, यदि P पॉजिटिव है और N नेगेटिव है तो इसको हम बोल देंगे फॉरवर्ड बायस्ड, और यदि P हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये कहलाएगा रिवर्स बायस्ड। अब
पॉजिटिव और नेगेटिव हम एक के रेफरेंस में ले लेंगे। यहाँ देखते हैं ये -5 है और ये कितना हमारा -12, मतलब -5 इज मोर, -5 इज मोर देन -12, मतलब P ज़्यादा है, मतलब ये किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड। सेकेंड ये 0 है और ये कितना है माइनस, मतलब ये भी कितना आ जाएगा हमारा 0 इज आल्सो, ये पॉइंट P है, वैसे P देखेंगे हम, P कितना है 0 और ये कितना -20, मतलब P हमारा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू N, तो ये भी फॉरवर्ड आ गया। यहाँ पर P कितना 0 और N कितना 5, मतलब P हमारा N के कंपेरिजन में कम हो गया, मतलब ये कहलाएगा हमारा रिवर्स बाइस्ड। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये P है, ये P हमारा कितना है 10 और N कितना है 5, मैंने सिर्फ P चेक करना है। P यदि ज़्यादा है मतलब फॉरवर्ड बाइस, ऐसे याद करना है, P ज़्यादा है मतलब फॉरवर्ड बाइस, तो P ज़्यादा है मतलब ये कितना हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस्ड। Which option is correct is C. We discussed question 1, 2 and 3. Third part was कौन सा था हमारा, नॉन ओमिक कंडक्टर। उसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, ये जो इस और पार्ट में 2 क्वेश्चन और दिए हैं कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है, तो थर्ड पार्ट का आंसर कैसे आ जाएगा हमारा, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन ओमिक कंडक्टर। अब नेक्स्ट और पार्ट में क्या दे दिया बेटा, हमारा 2 क्वेश्चन दिए हैं। अब क्या है, फर्स्ट आपको तो कोई भी एक करना है पर मैं दोनों बता दे रही हूँ। 2 identical p-n junction can be connected in series by 3 different methods as shown in a figure. If the potential difference in the junction is the same, then correct connection will be. अब potential difference कब सेम होगा, या तो दोनों डायोड हमारे फॉरवर्ड बाइस में हो या दोनों रिवर्स बाइस में हो, क्योंकि यदि मालूम ने इस कनेक्शन को देखा ए पार्ट को, तो वन सर्किट में ये तो P और ये क्या N, तो ये वाला डायोड तो हमारा फॉरवर्ड बाइस में कहलाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, और ये कितना है, ये कहलाएगा हमारा रिवर्स में। तो पोटेंशियल ड्रॉप फॉरवर्ड में कुछ और होता है, रिवर्स में कुछ और होता है। यहाँ देखते हैं ये प्लस है और ये माइनस, तो P प्लस है, तो ये डायोड भी मेरा फॉरवर्ड बाइस में आया और ये डायोड भी हमारा फॉरवर्ड बाइस में आया। और यहाँ पर थर्ड में देखो ये N है, मतलब ये किस में आया, रिवर्स बाइस में, और ये भी किस में आया हमारा रिवर्स बाइस्ड। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस फॉरवर्ड बाइस में, इस फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, सेम, इस रिवर्स बाइस में, इस रिवर्स बाइस में क्या होगा, सेम। बट यदि एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स है तो क्या होगा, अलग। इसका मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जिसमें सर्किट 2 और 3 दिया हो, तो कौन सा है, इन द सर्किट 1 and 2, in the circuit 2 and 3, which option is correct, option B is correct. Next, the next question is the VI characteristic of the diode shown in a figure, the ratio of resistance diode at T is equal to 15, जब हमारा करंट 15 मिली एम्पियर है, टू द रेजिस्टेंस एट V is equal to -10। अब देखते हैं ओम्स लॉ, V is equal to IR, बट यहाँ पर कितना बेटे हमारा V की जगह डेल्टा V अपॉन डेल्टा I आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज और करंट क्या रहा है, चेंज। अब 15 यहाँ कहीं है, तो यहाँ पर जब मैंने चेंज ना वोल्टेज लिखा, मतलब 0.8 माइनस 0.7 और करंट 20 माइनस 10 मिली एम्पियर, यह आ जाएगा 0.1 और यह जाएगा 10 मिली एम्पियर। इसको मैं एक 0 और कर देती हूँ, 1/100 मिली मतलब 10⁻³ 2 0 चले गए, तो एक 1 बच गया, ऊपर जाके प्लस आ जाएगा, 10 आ गया ये ऊपर जाके। नेक्स्ट सेकेंड केस का रेजिस्टेंस R2 कितना आ जाएगा, देखो ज़रा, R2 अगेन V अपॉन I, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है 10 और करंट कितना है 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। हमें रेशियो निकालना है R1 अपॉन R2 का, तो R1 कितना था 10 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻6, 10 कट गया, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा हमारा D, 10⁻⁻6 है, आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टफ चैप्टर नहीं है, थ्योरेटिकल है, 3-4 फॉर्मूलेज होते हैं, वही घुमा घुमा के आंसर आ जाता है। तो स्ट्रेटजी भी ऐसी बनानी चाहिए, जो चैप्टर आसान है उनको पक्का कर लेना चाहिए, ताकि वो तो गलत ना हो। द सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है।
रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखते हैं, ये हमारा लाइट का आ गया, लेंस का। अ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस इज थिकर एट द सेंटर, ये आप लोग को पता है। ये हमारा कन्वेक्स होता था, ये हमारा कनकेव होता था। दिमाग में पिक्चर बन जाता है एट इट्स एजेस। कन्वर्ट्स अ बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट। इट हैज अ रियल फोकस। Convex lens is of three type: double convex, plano convex, and concavo convex. Concave lens is thinner at a center than at edges. It diverts beam of light on refraction through it. It has a virtual focus. Concave lens are three type: double concave, plano concave lens, and convexo concave. When two thin lenses of focal length f1 and f2 are placed in a contact with each other along their common principal axis, then the two lenses system is regarded as a single lens of focal length f. And 1 upon f formula क्या था? 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. It serves thin lenses of focal length f1, f2, fn are placed in a contact, then effective focal length of the combination is given by 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 and plus 1 upon fn. And in terms of the power, p is equal to p1 plus p2 plus pn. The value of focal length and power of the lens must be used with the proper sign consideration. तो अब जो क्वेश्चन बेस्ड है पैराग्राफ पे, लेंस के बारे में दे दिया था, कनकेव, कन्वेक्स, कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला और पावर का फॉर्मूला दे दिया था। अब two thin lenses are kept coaxial in contact with each other and focal length of the combination is 80 centimeter. If the focal length of one lens is 20 centimeter, the focal length of the other would be 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. अब कंबाइंड की फोकल लेंथ कितनी है बेटे हमारी? 1 upon 80 और एक की फोकल लेंथ कितनी है? 1 upon 20 इज इक्वल टू 1 upon f2. अब हमने f2 पूछा है, कर दो। 1 upon 80 माइनस 1 upon 20 इज इक्वल टू 1 upon f2. 80 ले लिया, 1 कितना आ जाएगा? 4, 1 upon f2 कितना आ जाएगा? f2 इज इक्वल टू 80 अपॉन माइनस 3 मतलब 26.7 माइनस 26.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, स्फेरिकल एयर बबल इज एम्बेडेड इन अ पीस ऑफ ग्लास। एक पीस ऑफ ग्लास है और स्फेरिकल एयर बबल। फॉर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द बबल it behave like a converging lens, diverging lens, mirror and thin plane sheet of a glass. अब यहाँ पर यदि आप देखें तो इस सरफेस से रे जा रही है ना, तो जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता था वो इस ढंग से लेंस होता था। तो क्या आंसर आना चाहिए इसमें? कन्वर्जिंग लेंस। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज स्फेरिकल एयर बबल इज एम्बेडेड इन अ पीस ऑफ ग्लास। ये पीस ऑफ ग्लास है और स्फेरिकल एयर बबल है दैट इज एम्बेडेड इन अ पीस ऑफ ग्लास। फॉर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द बबल, जो रे ऑफ लाइट है जो एयर बबल से पास करेगी, इट बिहेव लाइक, ये कैसे बिहेव करेगी? तो रेस हमारी कहाँ जा रही? ग्लास से एयर, ठीक है। तो इट बिहेव लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस, it wave like a diverging lens. Next question करते हैं। The lenses, third question, the lenses generally used in magnifying glass is, magnifying glass में जो लेंस यूज होता है, आपने यदि कभी घड़ी रिपेयर करने वालों को देखा हो तो उन्होंने आँख में एक चश्मा, एक लेंस लगाया होता है। तो सारे कन्वेक्स लेंस होते हैं और सिंगल होता है वो, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? सिंगल कन्वेक्स लेंस। Next question is question number 4th. The magnification of image by the convex lens is positive.
पॉजिटिव कब होती है बेटे हमारी, जब हमारा ये मान लेते हैं लेंस है और बोला ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक रेस गई, ये हमारा पोल है और ये कितना हमारा फोकस, तो ये रेस हमारी फोकस से पास करेगी और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से है, इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इनको हम बैक एक्सटेंड करेंगे, तो जब बैक एक्सटेंड करेंगे तो दे विल मीट एट अ सिंगल पॉइंट, तो जहाँ पर मीट करेंगी वो क्या बन जाएगी, इमेज। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव था और इमेज भी का है अबव, इसलिए मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब बनेगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एन ऑप्टिकल सेंटर, एफ एन ऑप्टिकल सेंटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन और सेक्शन का है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, convex lens 20 centimeter focal length form a real image which is 3 times magnified, जो 3 times क्या है हमारी, magnified, the distance of the object from the lens is। देखते हैं बेटे हम कैसे क्वेश्चन करना है। कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ एफ कितनी दे दिया मैं, 20 सेंटीमीटर, रियल इमेज दी है, तो रियल इमेज हमेशा कन्वेक्स लेंस में क्या होता था, यदि ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ कहीं इमेज बनती थी हमारी, तो और जो v अपॉन u है वो 3/1 दे दिया इन्होंने, 3 टाइम्स दे दिया ना हमें। अब कितना आ जाएगा, फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर v की जगह कितना आ जाएगा, 3u, 1/20 1/3u माइनस u, 3u कॉमन लिया मैंने, 1 माइनस 3 1/20, 1/20 इज इक्वल टू -2 और 3u, तो u कितना आ जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके -40/3, that is a 13.3 centimeter, that is a 13.3 centimeter, so option A। अब u का साइन माइनस आया है, u माइनस आता है, पर 4 ऑप्शन में कोई भी माइनस नहीं है, इसलिए हमने क्या कहते हैं 13.33 सेंटीमीटर।